नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस। मानसून सत्र के लिए मोदी सरकार ने कसी कमर। लोकसभा में कई अहम बिल पेश कर सकती है सरकार। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा संसद का मानसून सत्र। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर और मानसून सत्र से पहले पीएम के मंत्रियों संग बैठक। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। मानसून सत्र में विधेयक लाने की अपील की। वहीं ओडिशा विधानसभा के बाहर बवाल। छात्रा की मौत के बाद भड़का गुस्सा। पुलिस ने किया आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। दिल्ली के 5 स्कूलों में बम की धमकी। 3 दिन में 10 स्कूलों और एक कॉलेज को आया धमकी भरा मेल। जांच में कुछ नहीं मिला। और वहीं राजस्थान में भारी बारिश। 2 दिन में कई लोगों की मौत। बिहार में बाढ़ के हालात। मुंगेर गयाजी में पुल बहा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और दिल्ली से खबर। राहुल गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के इस पत्र में मांग की गई है। मानसून सत्र में विधेयक लाने की अपील भी की गई। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की भी मांग की गई है। तो राहुल गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखा गया। मानसून सत्र में विधेयक लाने की जो की मांग राहुल गांधी की ओर से की गई है। लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की भी अपील राहुल गांधी की ओर से की गई है। तो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग की गई है राहुल गांधी की ओर से और मानसून सत्र में इस विधेयक को लाने की अपील। आपको ये भी बता दें कि मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली है और इससे पहले बैठक होगी और बैठक से पहले राहुल गांधी का ये पत्र कई मुद्दों पर, कई बिंदुओं पर ये अहम माना जा सकता है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के इस पत्र में मांग रखी गई है। तो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है। तो दिल्ली से एक खबर। राहुल गांधी ने पीएम को पत्र लिखा है। खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने की मांग है। मानसून सत्र में विधेयक लाने की अपील की गई है। ओडिशा विधानसभा के बाहर बवाल और पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। छात्रा की मौत के बाद भड़का गुस्सा। बीजेपी ने बालासोर बंद का आह्वान किया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने आंसू गैस छोड़ा है। छात्रा की मौत के बाद ये गुस्सा भड़कता नजर आया। पुलिस ने वाटर कैनन
छोड़ा और बीजेपी ने बालासोर बंद का आह्वान भी किया है। दो तस्वीर भी आपको ऐसे ही दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। छात्रा की मौत के बाद उग्र होता प्रदर्शन और पुलिस टीम की ओर से आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल। उड़ीसा से ये तस्वीर, उड़ीसा विधानसभा के बाहर बवाल देखा जा रहा है। पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। छात्रा की मौत के बाद का ये जो आक्रोश है वो देखा गया। राजधानी लखनऊ से खबर, गोपाल खेड़ा पुल पर शव रख करके प्रदर्शन किया गया। राजधानी लखनऊ से खबर, डिलीवरी बॉय की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। नगर निगम कर्मचारियों पर मुकदमे की मांग, मुआवजा और नौकरी भी मांग में रखी गई है। रस्सी में फंसकर गई थी युवक की जान। पीजीआई क्षेत्र में मंगलवार को बवाल हुआ, हादसा हुआ था और एसीपी और इंस्पेक्टर मौके पर पहुंचे। पुलिस बल तैनात है। ग्रामीणों को मनाने की कोशिश भी देखी जा रही है। मोहनलालगंज के गोपाल खेड़ा पुल पर यह प्रदर्शन देखा जा रहा है। डिलीवरी बॉय की मौत के बाद ये हंगामा। मोहनलालगंज के गोपाल खेड़ा पुल पर ये प्रदर्शन, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कानपुर से खबर, 5,000 रिश्वत लेते लिपिक गिरफ्तार किया गया। दिव्यांग महिला से 5,000 की रिश्वत में गिरफ्तारी हुई है। मेडिकल अलाउंस रिलीज के बदले मांगी है, घूस मांगी गई थी। एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन कैंटीन में पकड़ा और महिला की शिकायत पर कार्रवाई हुई। आरोपी के खिलाफ नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। तो एंटी करप्शन टीम ने विकास भवन कैंटीन में पकड़ा है और महिला की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। आरोपी के खिलाफ नवाबगंज थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। कानपुर से खबर, 5,000 रिश्वत लेते हुए लिपिक को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से दिव्यांग महिला से 5,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से खबर बता रहे हैं, अब युवाओं को स्मार्टफोन नहीं मिलेंगे बल्कि टैबलेट। पुराना निर्णय निरस्त कर लागू होगा नया फैसला, जिसमें से शैक्षिक गतिविधियों के लिहाज से टैबलेट अधिक उपयोगी। इस
नए प्रस्ताव को जल्द मिलेगी कैबिनेट की मंजूरी और पहले 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का फैसला लिया गया था। प्रयागराज महाकुंभ की कैबिनेट में ये फैसला, जो पुराना फैसला था, ये लिया गया था। अब इसमें तब्दीली देखी जा रही है। तो शैक्षिक गतिविधियों के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। इस नए प्रस्ताव को कैबिनेट की जल्द मंजूरी भी मिलेगी। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर को लेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, एक जो नया प्रस्ताव अब देखा जा रहा है, संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है कौशलेंद्र से। 25 लाख का जो स्मार्टफोन दिया जाता था, उसके बदले टैबलेट पर फोकस किया जा रहा है। तो अब युवाओं को स्मार्टफोन नहीं मिलेंगे, बल्कि मिलेंगे टैबलेट, जिससे कि वो अपनी शैक्षिक जो पढ़ाई है उसको भी पूरा किया जा सके। एक नया निर्णय, एक नया कदम कहा जा सकता है। शैक्षिक गतिविधियों के लिहाज से टैबलेट को अधिक उपयोगी माना गया। तो इस नए प्रस्ताव को जल्द कैबिनेट की मंजूरी भी फिलहाल मिल सकती है। तो शैक्षिक गतिविधियों के लिहाज से बेहद ज़रूरी है टैबलेट, और इस नए प्रस्ताव को माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी भी मिल सकती है। तो 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का पहले फैसला लिया गया, लेकिन फिर इस पर विचार किया गया कि फोन से कहीं अधिक है टैबलेट का दे देना, टैबलेट वितरित करना, जिससे कि जो बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई भी आसानी से पूरी कर सकेंगे। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, ये एक जो पुराना फैसला था उसमें तब्दीली की गई है, एक नए प्रस्ताव को लाने की कोशिश भी देखी जा रही है। पहले स्मार्टफोन दिए जा रहे थे, 25 लाख स्मार्टफोन दिए जाने का फैसला लिया गया, लेकिन अब इसमें तब्दीली की गई, फोन की जगह अब दिए जाएंगे टैबलेट। पूरी जानकारी। बिल्कुल, देखिए आप बताएं, योगी सरकार ने जब महाकुंभ में कैबिनेट बैठक की थी, वहाँ एक फैसला लिया गया था कि जो छात्र हैं उनको जो प्रथम परीक्षा में आते हैं, करीब 25 लाख ऐसे छात्रों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे, जिनको उनके पठन पाठन कार्य में दिक्कत न हो और वो आसानी से टेक्निकली सब कुछ को पढ़ सकें। लेकिन अब सरकार ने वही फैसला पलटते हुए निर्णय लिया है कि स्मार्टफोन की जगह बच्चों को टैबलेट दिया जाए, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में टैबलेट ज्यादा कारगर साबित है। छात्रों को, बच्चों को जो टैबलेट मिलेंगे उससे वो अन्य पढ़ाई भी इसी माध्यम से कर लेंगे। इसके लिए योगी सरकार ने फैसला लिया है कि जल्द ही इसका एक प्रस्ताव बनाया जाए और इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लगाया जाए और प्रस्ताव को पास करवा कर जल्दी ही इस पे कार्रवाई शुरू की जाए। योगी सरकार बस अगले कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी देने की तैयारी कर रही है और जल्द ही 25 लाख स्मार्टफोन की जगह 25 लाख टैबलेट खरीदे जाएंगे और छात्रों में वितरित किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। राजधानी लखनऊ से खबर, एकलव्य वन से शुरू होगी विशिष्ट वनों की स्थापना। एक दिन में 9 जुलाई को पौधे रोप कर बनाया था नया रिकॉर्ड। यूपी ने 37 करोड़ 21 लाख 40 हजार से अधिक पौधे रोपे। वन विभागों को सौंपी गई जिम्मेदारी और सीएम योगी के निर्देश पर उत्सव के रूप में आयोजन होगा। 18 जुलाई को पीलीभीत से प्रारंभ होगा राज्य स्तरीय आयोजन और वन विभाग ने विशिष्ट वनों की स्थापना की तिथि तय भी कर दी है। राज्य स्तर के साथ सभी प्रभागों में आयोजन होगा। 19 जुलाई को बरेली में ऑक्सी वन की स्थापना होगी। 21 जुलाई को लखनऊ में शक्ति वन की स्थापना होगी। 23 जुलाई की अगर बात कर ले तो प्रयागराज में त्रिवेणी वन की स्थापना की जाएगी। 25 जुलाई को आगरा में अटल वन की
स्थापना की जाएगी। वहीं 26 जुलाई को समस्त वन प्रभाग का भी सहजन भंडारा होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता रहे हैं खबर बहराइच से ये खबर आ रही है। किसान दिवस पर विकास भवन सभागार में आयोजन है। सीडीओ ने बैठक की अध्यक्षता की है। किसानों और संगठनों से समस्याओं पर चर्चा की गई। बिजली आपूर्ति में बाधा से फसल बुआई पर भी असर है और ट्यूबवेल ठप है। पानी की कमी से किसान परेशान है। वाटर सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है। और बहराइच से आपको ये खबर बता रहे थे, जहां पर देखा जा रहा है किसान परेशान है। किसान दिवस पर विकास भवन सभागार में आयोजन हुआ है और सीडीओ ने बैठक की अध्यक्षता की है। वही किसानों व संगठनों से समस्याओं पर चर्चा की गई। किसानों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। बिजली आपूर्ति में बाधा से फसल बुआई पर इसका असर हुआ है। किसानों ने एक एक करके सारी बातें, सारी समस्याएं सामने रखी हैं। वही किसानों का कहना है कि ट्यूबवेल ठप है, सिंचाई की कोई व्यवस्था है नहीं, वाटर सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा है। तो किसानों ने सीडीओ से बिजली सुधार की मांग की और सीडीओ ने जल्द समाधान का आश्वासन भी, भरोसा भी दिलाया है। ये प्रत्येक माह में किसान दिवस का आयोजन किया जाता है। उसी कड़ी में आज विकास भवन में किसान दिवस का आयोजन किया गया है और इसमें किसानों से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ उपस्थित रहे हैं और उनके संबंधित विषय और वर्तमान में क्या क्या फसलों की बुवाई, उनसे जुड़ी हुई तमाम चीज़ें, चाहे इनपुट्स हैं, उनके संबंध में चर्चाएं हुई। विभिन्न इसमें वैज्ञानिक और जो उससे जुड़े हुए तमाम संगठन हैं, उनके साथ चर्चा हुई, जिससे किसानों से उनकी उत्पादकता बढ़ाने के संबंध में अन्य विभिन्न चीज़ें, उनकी मार्केटिंग से इशू हो और उनके व्यक्तिगत कुछ इशूज रहते हैं, स्थानीय स्तर पर जो इशूज रहते हैं उनको बेहतर तरीके से रिजॉल्व किया जा सके। और वहीं नोएडा से खबर है, एनसीआर में तेज बारिश, मौसम सुहाना हुआ है। आसमान में घने बादल छाए हैं, जारी झमाझम बारिश। वही उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गर्मी ने बच्चों, बुजुर्गों सहित सभी लोगों को परेशान कर रखा है। नोएडा से आपको ये खबर बता रहे हैं इस वक्त की। नोएडा से ये खबर आपको बता रहे हैं, बारिश से परेशान लोगों को देखा जा रहा है। तेज बारिश हुई है, यातायात प्रभावित हुआ है। आसमान में घने काले बादल छाए हैं, झमाझम बारिश फिलहाल जारी है। तो उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गर्मी ने बच्चों, बुजुर्गों सहित सभी लोगों को परेशान कर रखा है। तो आसमान में छाए घने काले बादल, जारी झमाझम बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। लखनऊ से खबर बताने जा रहे हैं आपको। लखनऊ से ये खबर है, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के सरकारी आवास के पास स्थित सिविल अस्पताल में तीमारदार महिला इशरत जहां को अपने पैर में फ्रैक्चर वाली मां को मेडिकल कॉलेज ले जाना था। डॉक्टर ने प्लास्टर तो लगाया, लेकिन अस्पताल से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराई गई। मजबूरन तीमारदार महिला को अपने मरीज को ठेले पर बिठाकर मेडिकल कॉलेज निकलना पड़ गया। इस घटना ने यूपी स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था को उजागर कर दिया। परिजन अस्पताल से एम्बुलेंस की मांग करते रहे, लेकिन कोई मदद नहीं मिली, जिससे मरीज और परिजन दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ, सिविल लेके गए थे भाई, तो बता रहे कि वहाँ इनका नहीं हो पाएगा, तो उनको मेडिकल कॉलेज ले जाइए। तो हम लोग मेडिकल कॉलेज नहीं, यहाँ ले जा रहे हैं प्राइवेट में, क्या होंडा हॉस्पिटल। तो वहाँ के
तो उन्होंने कुछ एम्बुलेंस या किसी चीज़ की है? नहीं नहीं, किसी चीज़ के लिए नहीं बताया, तो हम लोग अपनी ठिलिया से ले जा रहे हैं। कौशलेंद्र उपाध्याय। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजधानी लखनऊ से लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीर, जहां पर इतने बड़े बड़े जो कि दावे किए जाते हैं उन सारे ही दावों की पोल खोलती है तस्वीर। परिजन जो है जो मरीज है उसको ठेले पर ले जा रहे हैं, एम्बुलेंस की सुविधा भी नहीं उन्हें मिली। पैर फ्रैक्चर था मरीज का, और जो तीमारदार महिला जो थी उसको एम्बुलेंस की जगह ठेले पर ले जाना पड़ा। तो ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, एक और स्वास्थ्य मंत्री जगह जगह पहुंच करके निरीक्षण कर रहे हैं अस्पतालों का, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी लचर व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की भी पोल खोलती है, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती है तस्वीर नजर आ रही है। कौशलेंद्र उपाध्याय इसी खबर पर है। कौशलेंद्र, तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, परिजन मजबूरी में मेडिकल कॉलेज के लिए ठेले पर ले गए मरीज को। कानपुर के हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में मेट्रो के अंडरग्राउंड काम के दौरान कंपन की वजह से कई घरों में दरारें आ गई। स्थानीय निवासी इस समस्या को लेकर के मेट्रो अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। बारिश के मौसम में मकानों की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है, जिससे लोग डर के कारण रात में अपने घर छोड़कर दूसरे के यहाँ ठहर रहे हैं। और इसके अलावा हाल ही में बर्तन बाजार क्षेत्र में बारिश के कारण बड़े गड्ढे का निर्माण हुआ था, जिसकी मरम्मत देर से शुरू हुई थी। लोग मेट्रो परियोजना को सुविधा तो मानते हैं, लेकिन इसके कारण उत्पन्न हुई समस्याओं से काफी परेशान हैं। मेट्रो अधिकारियों की लापरवाही को लेकर जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने मेट्रो के अधिकारी निहाल पाठक से बातचीत की तो उन्होंने इस विषय में बोलने से मना कर दिया और अपना पल्ला झाड़ते हुए नगर निगम पर आरोप लगाए। 2-3 घंटा इंक्वायरी करके मेट्रो वाले ऑफिस में जाके कई बार शिकायत करी, लेकिन थोड़ी बहुत रिपेयरिंग करके दोबारा नहीं आए। पूरा मकान में दरारें आ गई और बारिश में सारा पानी आ रहा, पूरा मकान में पानी, नींव से लेके ऊपर छत तक पानी आ रहा, पूरी दरारें मकान में पड़ी, पूरे मकान में। मेट्रो वालों से शिकायत करी, उस समय आई थी तो उन्होंने रिपेयरिंग करी, लेकिन उसके बाद फिर दरारें आ गई, पानी भी खूब आ रहा। उसके लिए मेट्रो चालू हो गई तो उसकी धमक आती, उससे और दरारें पड़ रही। हाँ, धमक से दरारें पड़ रही पूरे मकान में। अभी तो नहीं है वहाँ ऑफिस था, अब तो लोगों कहते हैं कि मेट्रो का काम ही बंद हो गया, मेट्रो में कोई बात ही नहीं होती। आप कुछ पूछिए ना प्रश्न। सरस्वती त्रिपाठी। ये मेट्रो की वजह से जहाँ से मेट्रो निकली है भूसा टोली से लेके वहां तक आई है। जी हाँ, अभी तो फिलहाल कहीं नहीं की गई शिकायत। भैया हम तो देखिए साल भर तो हो ही हमको यहाँ आए हुए, किराए पर है हम तो। फिलहाल हम आए तब से गैलरी की हालत तो बहुत ही खराब, ये सब है ये गड़बड़। जहाँ एक तरफ मेट्रो शहर वासियों को सुविधा दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मेट्रो शहर वासियों की एक मुसीबत भी बनी हुई है। मैं खड़ा हूँ कानपुर के हरबंस मॉल थाना क्षेत्र कछियाना मोहल में, जो आपको बता दूं कि कुछ घरों में मेट्रो की वजह से दरारें पड़ चुकी हैं। मैं एक ऐसे घर में खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं, ये एक घर है कछियाना मोहल के इलाके में। इन घरों में मेट्रो की कार्य की वजह से दरारें पड़ चुकी हैं और आसपास के जितने भी घर हैं, 4-5 घर हैं, इन 4-5 घरों में दरारें पड़ चुकी हैं। लोगों को कहना यह है कि कई बार हमने मेट्रो अधिकारियों से शिकायत करी है, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई नहीं पूछ रहे हैं, कोई शिकायत कोई सुध नहीं लेने वाला है, और जिसकी वजह से कई लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बारिश का मौसम भी है, बारिश के मौसम में भी बड़ी समस्या है। हमारे साथ आइए क्षेत्रीय के कुछ लोग हैं जिनके घरों में दरारें पड़ी हैं, जानते हैं क्या पूरा मामला है, किस वजह से दरारें पड़ी हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कौशल कुमार मिश्रा। जो घर में दरारें पड़ी हैं, किस वजह से दरारें आ रही हैं? ये जब से वो बाहर गड्ढा हुआ है मैनुअल, तभी से दरारें पड़ना चालू हुई।
चौथा दिन है। इसकी शिकायत कभी किसी आपने मेट्रो अधिकारियों से पूछे करी? इसकी शिकायत ऊपर बहु लोग रहते हैं मकान मालिक के, तो उन्होंने करी है। अभी उसकी जांच, एक आदमी परसों बाहर आया था, कह रहा कि हमने जांच कर ली, अंदर कोई नहीं आया। इससे पहले भी मेट्रो का जब कार्य चल रहा था तो कुछ दरारें मकानों में आई थी? हाँ आई थी, इसके पहले काफी दरारें आई थी। सब बना मेट्रो वालों ने ही बनवाया, ये जो आदि बनी है। फिर एक बार दरारें आ गई। अब ये अचानक दरारें ऐसी जिसमें रहने वाला नहीं बची। किस वजह से दरारें आई हैं? अब ये मकान क्या है कि कमजोर है और नीचे से मेट्रो गई है तो कमजोर की वजह से ही मकान बैठा है। हमारे साथ कुछ और भी लोग खड़े हैं, आइए जानते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं जो मकानों में दरारें पड़े हैं। हाँ जी, मेरा नाम अनुराधा मिश्रा है। अनुराधा जी, आज मकानों में जो दरारें पड़ी, किस वजह से दरारें, क्या? भैया जी, अभी मेट्रो का पिछली गर्मियों में यहाँ पर टनल बनी थी, तो उसकी वजह से ये पहले से मकान थोड़ा सा वीक था। हम लोगों ने बोला था यहाँ से मत निकालिए, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, इसकी भरपाई की जाएगी। अब जिस तरीके से आपने देखा कि जो कशियाना महल के जो निवासी हैं उन्होंने बताया कि मेट्रो की कार की वजह से पिछले बार भी दरारें आई थी, और इस समय जो बाहर जो मेट्रो की कार की वजह से जो गड्ढा हो गया है, गड्ढे की वजह से भी दरार है, जिसकी शिकायत हमने कई बार मेट्रो अधिकारियों से करी है, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। हेलो जी, निहाल जी। हाँ जी सर, मैं मोहित पांडे बोल रहा हूँ के न्यूज से। जी निहाल जी, एक बाइट करनी थी। एक विषय था हरमल मॉल थाना क्षेत्र में जो कुछ घर ऐसे बने हुए हैं, उनका आरोप है कि मेट्रो की वजह से हमारे घरों में दरारें आ गई हैं। और वाकई में अभी मैंने जाके देखा तो ये घरों में 4-5 घर ऐसे थे जिनमें दरारें मिली। अच्छा, आप पहले जाके देखे थे उन घरों में दरारें थी कि नहीं थी? हाँ, पहले भी देखा था, और अभी बीच में जो आप लोगों ने ठीक करा दिया था। 2 साल पहले आपने देखा था? 2 साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी 2 साल पहले। तो अभी जो है ना, अभी 1 साल से वहाँ पे कोई टनलिंग नहीं चल रही है। उसका हम लोगों के से जो है रिलेटेड नहीं है मामला, कोई भी दूर तक रिलेटेड नहीं है हम लोगों से, तो उस पर हम बाइट क्यों दें, है ना? जो चीज हमसे रिलेटेड ही नहीं है उसमें हम जबरदस्ती हम अपना रिएक्शन क्यों डालें? नहीं, ये मैं जबरदस्ती वाली आपसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे जबरदस्ती बैठ दीजिए। पहले 1 साल पहले मैंने वहां पर जाके देखा था तो दरारें आई थी, तो फिर वहां पर जब मुझे भी पता वहाँ पे जो है नगर निगम के बहुत सारे जर्जर भवन है ना, और वहाँ से बीच में आप लोगों ने कंप्लीट करा दिया। उनका ये कहना है कि कंपनी की वजह से कंप्लीट कराया था। जब हुआ था उस समय टनलिंग चल रही थी, है ना? अभी कोई टनलिंग 1 साल से 1.5 साल से वहाँ पे टनलिंग ये नहीं हमारा आरोप नहीं है, ये हम जनता का आरोप है। मैं पार्टी नहीं हूँ। जनता भी जो है, जनता कुछ भी बोल सकती है। जनता का ये है कि जो मेट्रो का कंपन है, कुछ भी बेबुनियाद कोई बात बोलेगा तो आप जाके, अगर कोई प्रधानमंत्री के बारे में कोई कुछ बोलेगा बेबुनियाद, तो आप जाके प्रधानमंत्री। मैं पार्टी नहीं बन रहा हूँ निहाल जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, मैं पार्टी नहीं बन रहा हूँ। मैं एक जनता का ओपिनियन आपके पास रख रहा हूँ। ओपिनियन जो है, बाइट देना या ना देना वो आप पे डिपेंड करता है। नहीं, वो बाइट जो है ना कुछ हमारे से रिलेटेड रहता है, तो आप किसी से भी पूछ लीजिएगा। अगर उसमें थोड़ा सा भी हमारा कोई लेना देना होता है ये तो जनता का आरोप था, वो मैंने आपसे बताया। नहीं, तो जनता का वो जो आरोप है ना, वो आपके कहने से तो जनता, हमारे कहने से, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि मैं पार्टी बनाऊं। बात यह है कि जनता ने कहा, मैंने आपसे ये बात कही, आपको बाइट देना तो ठीक है, नहीं देना तो आप सब मना कर दिए, मुझसे रिलेटेड नहीं है। ज्यादा इश्यू बनाने की जरूरत थोड़ी ना है सर। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर में बिना QR कोड और पंजीकरण के चल रहे ई रिक्शों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। रविवार से चल रहे इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस के साथ सिविल पुलिस भी शामिल है। डीसीपी ट्रैफिक रविंद्र कुमार और एडीसीपी अर्चना सिंह खुद सड़कों पर उतरकर अभियान की निगरानी कर रहे हैं। एडीसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए ई रिक्शा के 40 निर्धारित रूट बनाए गए हैं। साथ ही 3 दिन से जारी अभियान में ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण जैसे जरूरी दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जिन रिक्शा चालकों के कागज अधूरे पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ सीज की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिन चालकों ने अभी तक पंजीकरण नहीं कराया है उनके लिए ट्रैफिक पुलिस लाइन और नगर निगम कार्यालय में विशेष कैंप लगाए गए हैं। अब बिना QR कोड और रजिस्ट्रेशन के कोई भी ई रिक्शा शहर में नहीं चल सकेगा। मनमाने ढंग से शहर में चल रहे ई रिक्शों की लगाम कसने के लिए यातायात पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है।
क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है या बताने के लिए एडीसीपी अर्चना सिंह हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, ई रिक्शों की लगाम किस तरीके से कसी जा रही है? ये कानपुर कमिश्नरेट में जो ई रिक्शा हैं उनको नियंत्रित करने के लिए ई रिक्शा पॉलिसी हमारे द्वारा नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस द्वारा लागू की गई है, जिसके अंतर्गत ई रिक्शा ई ऑटो का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। उन्हें निर्धारित 40 रूटों पर QR कोड वितरित किए गए हैं और लगातार उनका रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। दिनांक 13 तारीख से हमने अभियान चलाया है। जो अवैध रिक्शे चल रहे हैं बिना DL के, बिना फिटनेस के या जिनके द्वारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उनके सीजर और चालान की कार्रवाई भी की जा रही है। बहुत से ऐसे रिक्शे हैं जो मानक के विहीन है, अब रजिस्ट्रेशन कहाँ कहाँ हो रहा है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन का लाभ पा सकते हैं? रजिस्ट्रेशन हमारा अभी TP लाइन में और नगर निगम में काउंटर बना है, वहाँ पे लगातार रजिस्ट्रेशन हो रहा है। लोग जिनके कागज पूरे हैं जैसे DL, RC, फिटनेस, इंश्योरेंस, आधार कार्ड, ड्राइवर का और मालिक का ले जा करके अपने ई रिक्शे का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और जो 40 निर्धारित रूट है उनमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पे अपना रूट निर्धारण करा सकते हैं और वहीं से नगर निगम से ही QR कोड वितरित किए जा रहे हैं। मैम, ये कहा जा रहा है कि लगभग 70,000 ई रिक्शे हैं जो शहर भर में चल रहे हैं, 40,000 का रजिस्ट्रेशन है RTO में, बाकी जो बचे हुए उन पर किस तरीके की कार्रवाई होगी, उन पर किस तरीके की लगाम कसी जाएगी? देखिए, हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं और आज से सिविल पुलिस के जो स्थानीय पुलिस है वो भी इस अभियान में जुड़ करके कार्रवाई करेगी। और जो अवैध रूप से रिक्शे चल रहे हैं, जिनके पेपर्स नहीं हैं और जिन नाबालिग चला रहे हैं या बिना DL के चला रहे हैं, बिना फिटनेस के चला रहे हैं या जिनकी अवधि पूरी हो गई है वो चला रहे हैं, उनके विरुद्ध सीजर की कार्रवाई की जाएगी। मैम, आप महिला अपराध भी देखती हैं और बहुत सी महिलाएं भी ई रिक्शा चला रही हैं, क्या उनके लिए कुछ है? हाँ, महिलाओं का अभी जो है रजिस्ट्रेशन जो हमने ई रिक्शा जो हमारे रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं नगर निगम में, अभी लगभग 20 से कम महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो मैं अपनी जितनी बहनें हैं जो ई रिक्शा चलाती हैं उनसे भी अनुरोध है कि सभी महिलाएं अपना जा करके रजिस्ट्रेशन करा लें और अपने पेपर्स पूरे कर लें और रजिस्ट्रेशन करा करके अपना सम्मान से अपना रिक्शा चलाएं। ये थी हमारे साथ एडीसीपी अर्चना सिंह, जिनका ये कहना है कि ई रिक्शा जो चलाते हैं उनके लिए ये योजना लागू करी गई है, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और सुगम यातायात में अपना सहयोग करें। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से, जहां भूजल सप्ताह के तहत 16 से 22 जुलाई तक जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज फतेहगढ़ के विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने जल संरक्षण और जन जागरूकता के लिए कलेक्ट्रेट परिसर से एक विशाल प्रभात फेरी निकाली। मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर इस फेरी को रवाना किया है। प्रभात फेरी के दौरान छात्रों ने जल ही जीवन है, जो पानी बरसाएगा, जो पानी बचाएगा वो समझदार कहलाएगा, जल है तो कल है जैसे नारे लगाकर आमजन को जल संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूक किया। और इस मौके पर जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समेत अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। खबर प्रयागराज से, जहां भारतीय रेलवे ने टिकट दलालों पर अंकुश लगाने के लिए 15 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया पर नया नियम लागू कर दिया है। और अब तत्काल टिकट केवल आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए ही बुक हो सकेंगे। IRCTC वेबसाइट, मोबाइल ऐप और रेलवे काउंटर पर टिकट बुकिंग के दौरान OTP सत्यापन अनिवार्य होगा। बिना आधार लिंक और OTP वेरिफिकेशन के टिकट बुकिंग संभव नहीं होगी। इस कदम से आम यात्रियों को दलालों से राहत मिलने की उम्मीद है। समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 139 और UIDAI की 1947 पर संपर्क किया जा सकता है। तत्काल टिकट को लेके हमेशा से ये एक इशू रहता था कि तत्काल टिकट बहुत ही जल्दी उनकी बुकिंग हो जाती है, मतलब विद इन फर्स्ट मिनट ही ऑलमोस्ट सारे तत्काल टिकट सेल आउट हो जाते थे। तो इसको लेके रेलवे ने एक एनालिसिस की कि ऐसा क्या कारण है, क्या जेन्युइन पैसेंजर जो आम आदमी है वो ये टिकट ले पा रहा है या
जो है कुछ ऐसे एजेंट हैं, कुछ ऐसे दलाल हैं, वही सारे टिकट बुक कर ले रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कई स्टेप पे कुछ सुधार किए हैं। जैसे सबसे पहले IRCTC पे जो बोगस बहुत सारी जो है आईडी बनी हुई थी, जो कि आधार से वेरीफाइड नहीं थी, आधार लिंक नहीं थी। एक ही आदमी ने हो सकता है कि बहुत सारी आईडी बना रखी थी। पहले हम लोगों ने ऐसी करीब 2.5 करोड़ आईडी को ब्लॉक किया। और गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार चला गया है। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार शाम 6 बजे नदी का जलस्तर 61.690 मीटर दर्ज किया गया। यह सामान्य जलस्तर 59.906 मीटर से अधिक पाया गया है। नदी का पानी प्रति घंटे 3 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। चेतावनी बिंदु चुकी 61.550 मीटर है। खतरे का जो निशान है वो 63.105 मीटर और उच्च बाढ़ स्तर 65.220 मीटर निर्धारित है। उत्तराखंड से आ रहे पानी और यूपी में हुई बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा है और हालांकि स्थिति अभी नियंत्रण में है। जिला प्रशासन का दावा है कि बाढ़ में निपटने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं और जिले के रेवतीपुर पथरा मार्ग से नसीरपुर और रेवतीपुर गहमर बाईपास मार्ग से हसनपुरा गांव जाने वाले रास्तों पर करीब 2 फीट पानी भर गया है। बाढ़ के पानी से कई बीघे की खेत और फसलें डूबने लगी, जबकि जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। वर्तमान में अभी जो आंकड़े लिए गए हैं उससे 61 मीटर और 540 सेंटीमीटर जलस्तर है और 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जल का वृद्धि हो रही है उसके लेवल का। और ये स्थिति 1 आध दिन 2 दिन रहने के बाद घटाव की तरफ संकेत मिल रहा है और बाढ़ की कोई स्थिति का संभावना अभी फिलहाल नहीं है। तब देखा जाए कई दिन पहले जो लगातार 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी थी और आज मतलब वो कैसी थी और आज बस कम की हो गई। हाँ, वो बढ़ोतरी घटाव की तरफ है, क्योंकि जमुना नदी का पानी गंगा में जो लोड हो रहा है उसके वजह से जलस्तर बढ़ रहा है और वहाँ पर भी अब स्थिरता की तरफ बढ़ रहा है, तो जलस्तर अब धीरे धीरे जो है नीचे आएगा। और आज सुबह लखीमपुर में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। जिले में पिछले कई दिनों से खाद की दुकानों पर किसानों का संघर्ष लगातार देखने को मिला। कृषि मंत्री से जब इस संबंध में बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि खाद की कोई भी समस्या नहीं है। अप्रैल से जुलाई माह तक 1,05,276 मीट्रिक टन यूरिया लखीमपुर जनपद को दी जा चुकी है, जो कि सघन सहकारी समितियों पर पहुंचाई जा चुकी है। मंत्री जी ने खाद को लेकर हो रही दिक्कत को नकारते हुए उल्टा किसानों को ही नसीहत देने लगे। उन्होंने कहा कि किसान भाई अनावश्यक खाद का भंडारण ना करें। मैंने तो वो दिन देखे हैं जब 2012 और 13 में खाद की बिक्री को लेकर के किसानों पर लाठियां चार्ज हुआ करती थी। खाद की बिक्री में ओवर रेटिंग को लेकर के शिकायतों की जांच संबंधी आदेश भी दे दिए गए। कि खाद की कोई किल्लत नहीं है। अप्रैल महीने से लेकर के और कल तक 1,05,276 मीट्रिक टन यूरिया लखीमपुर के लिए लिखवाई है। 1,05,000 मीट्रिक टन का मतलब होता है कि 10,50,000 कुंटल से अधिक यूरिया इस जनपद को निकल आई है, जो खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त है। और मैं ये आग्रह करना चाहूँगा किसान भाइयों से कि अनावश्यक वो भंडारण न करें या ले जाकर के जखीरा न करें। दूसरा कि जिन जगहों पर जखीरे की समस्याएं आज मेरे सामने मीडिया के लोगों ने रखी हैं, उनके खिलाफ उनकी जांच का भी कराएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। कल तक जो है वो लखीमपुर जिले में 7,136 मीट्रिक टन यूरिया रही है, जिसमें से 2,838 मीट्रिक टन कोऑपरेटिव सेक्टर के पास और 3,200 मीट्रिक टन जो है वो प्राइवेट सेक्टर के पास रही है।
खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर मतदाता सूची को साफ सुथरा और त्रुटि रहित बनाने के लिए बुधवार को राजधानी लखनऊ में 38 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया और यह प्रशिक्षण मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा द्वारा उत्तर प्रदेश आवास और विकास परिषद के सभागार में दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अब प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता ही होंगे। पहले ये संख्या 1500 थी और इस बदलाव के चलते प्रदेश में करीब 19,500 नए पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान यह भी निर्देश दिया गया है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक ही पोलिंग बूथ की वोटर लिस्ट में दर्ज हो और महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया जाए। इससे पहले मेरठ में 14 और वाराणसी में 23 जिलों के डीएम को प्रशिक्षण दिया जा चुका है और इसके साथ ही पंचायत चुनाव के लिए वार्डों का परिसीमन 18 जुलाई से शुरू होकर के 10 अगस्त तक अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। कार्यक्रम इनकी जो हमारे यहाँ वोटर लिस्टें बनती हैं, पोलिंग स्टेशंस बनते हैं, उनमें सामान्यतः कुछ कमियां रहती हैं। वो ठीक से बने वोटर लिस्ट, उसमें सभी लोगों के नाम जुड़े रहें। जिन लोगों की मृत्यु हो गई या जो वहाँ से स्थानांतरित होकर चले गए उनके नाम चले जाएं। फ़ोटो सही हो, नाम सही हो, पोलिंग स्टेशन सही से बने। और अब जो भारत निर्वाचन आयोग ने नए निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी पोलिंग स्टेशन में 1200 से अधिक वोटर्स नहीं होंगे। तो पिछले साल लोकसभा चुनाव हुआ था, उस समय मानक 1500 वोटर्स का था। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी बड़ी संख्या में हमारे उत्तर प्रदेश में पोलिंग स्टेशंस नए बनेंगे। गुरुग्राम से खबर, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का गुरुग्राम दौरा 208 करोड़ से अधिक 13 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और पेयजल, सड़क और शिक्षा क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। चंदू बुखेड़ा बुढ़ेला में 83 करोड़ की जल संशोधन यूनिट का भी उद्घाटन किया। पंचगांव से फरूखनगर तक डबल लेन मार्ग का जीर्णोद्धार किया है। हली मंडी फरूखनगर मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य बताया गया है कि पूरा हो चुका है। सोना विधानसभा क्षेत्र में सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन, रायसीना गांव में मंदिर रोड का भी उद्घाटन हुआ। सोना अभयपुर लोहटकी मार्ग का शिलान्यास किया गया। बादशाहपुर क्षेत्र में स्कूलों की आधारशिला भी रखी गई। वही सोना में नए स्कूल भवनों के निर्माण का शुभारंभ किया गया है। घामरोज सिलानी में स्कूल भवन निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अंबिकापुर से खबर, मेडिकल कॉलेज में मिला 5 फीट लंबा अजगर निकलने से परिसर में हड़कंप मच गया है। सूचना पर स्नैक मैन सत्यम द्विवेदी मौके पर पहुंचे। अजगर को सुरक्षित तरीके से निकाला गया, रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू के बाद जंगल में छोड़ा गया अजगर। मेडिकल कॉलेज क्वार्टर में फैली दहशत। कोरबा से खबर, एटीएम में काली सफेद पट्टी से बड़ी ठगी हुई है। टेक्नोलॉजी को मात देने पहुंचे 2 शातिर चोर। यूपी के 2 चोरों का जुर्म आया सामने। चोरों ने हिटाची एटीएम को निशाना बनाया, अपने टारगेट पर रखा। एटीएम में चालाकी से सेट की गई थी ट्रिक पट्टी। डायल 112 की टीम को बड़ी सफलता मिली है। भालकुम पुलिस की सतर्कता से बड़ा नुकसान बचा है। पढ़े लिखे चोरों की जो ट्रिक है वो नाकाम हो गई। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एक नई तकनीक के माध्यम से बड़ी फिराक में थे चोर। और ये कोई ऐसे वैसे चोर नहीं बल्कि पढ़े लिखे चोर थे।
बलरामपुर से खबर, नक्सल मोर्चे पर पुलिस को सफलता मिली है। बीडीएस की टीम के साथ पुलिस ने अभियान चलाया। पीपर ढाबा के पास जंगल से भरमार बंदूक बरामद और जंगल में पत्थरों के बीच छिपाकर रखी गई थी बंदूकें। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। सामरी पाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। छत्तीसगढ़ से खबर, पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को नोटिस जारी हुआ है। कोरबा कलेक्टर ने कानूनी नोटिस राज्यपाल और ननकी राम कंवर की फोटो पर पोस्ट की थी। पोस्ट को बताया गया दुर्भावनापूर्ण, सामाजिक द्वेष फैलाने की मंशा का आरोप। कलेक्टर ने पोस्ट तुरंत हटाने का आदेश दिया। पोस्ट में वरिष्ठ आदिवासी नेता के अपमान की बात, मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और दुर्ग के सुराना कॉलेज में एनसीसी ऑफिसर द्वारा छात्राओं के साथ अश्लीलता की गई, अश्लील हरकतों का मामला सामने आया और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। 4 छात्राओं ने कॉलेज में कार्यरत एनसीसी ऑफिसर नीलेश तिवारी पर गंभीर आरोप लगाए। कॉलेज प्रबंधन पर समझौते का दबाव बनाने का भी आरोप। बताया जा रहा है कि 3 छात्राएं प्रबंधन के दबाव में शिकायत वापस ले चुकी हैं, लेकिन चौथी छात्रा ने न्याय के लिए डटी रही और थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के विरोध में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कॉलेज का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, प्रिंसिपल के इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हो गई। एनएसयूआई ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिछले दिनों जो घटना हुई थी छेड़छाड़ के मामले में, उसमें जो यहाँ के प्रिंसिपल है उनको बर्खास्त करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए या पद से हटाए जाने के लिए उन्होंने यहाँ पर आज घेराव किया था। तो हमने उनसे कहा है कि आप लिखित में एक ज्ञापन हमें दीजिए, हम इसे उचित माध्यम से कॉलेज प्रशासन और प्रशासन के माध्यम से कार्रवाई करेंगे। खबर दुर्ग से, जहां भाजपा सरकार पर आमजन के पैसे से डकैती करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को राजीव भवन में पत्रकार वार्ता की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने कहा है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रदेश की जनता से लूट की जा रही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर रोजगार देने में विफल रहने, शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने और नई शराब भट्टियां खोलने के आरोप भी लगाए हैं। इस मौके पर बदरुद्दीन कुरैशी, राजेंद्र साहू और राकेश ठाकुर सहित कई कांग्रेस का पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। पहले हमने कई विरोध किए। आज कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खुश नहीं है। चाहे हम मजदूर की बात करें, इसके पहले मनरेगा के लिए हमने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किए थे। बच्चे जो स्टूडेंट है उनके साथ गलत किया जा रहा है। शिक्षक हो गए, युक्ति उपकरण के लिए हमने शिक्षा अधिकारी का जिला स्तरीय घेराव किया था। वैसी हर वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार से परेशान है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपया महतारी वंदन देने की बात करती है, दूसरे तरफ से हर परिवार से 5000 रुपया लूटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रही है। देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने आज 18 महीने हो गए। इन 18 महीनों में प्रदेश की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान हैं और आम उपभोक्ता परेशान है
स्कूल के बच्चे तक परेशान है। इस सरकार को किसी की चिंता नहीं है। अगर उसको है, इस सरकार को है, तो उनको खुद अपनी चिंता है। अपनी चिंता में ये सरकार लगी हुई है। अभी जो मेन पार्ट में जो उन्होंने शिविर किया, उसमें करोड़ों रुपए की राशि बर्बाद हुई है। अरे ये राशि आप गरीबों के लिए करते, लोगों की भलाई के लिए करते, स्कूल बनाते तो उसका फायदा मिलता। और खबर छत्तीसगढ़ के दुर्ग से, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के 16,000 से अधिक संविदा कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर के 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने वाले हैं। हड़ताल से पहले दुर्ग जिले में कर्मचारियों ने मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज दानी को ज्ञापन सौंपा और हड़ताल का शंखनाद किया। दुर्ग जिले में 850 से अधिक संविदा कर्मचारी नियमितीकरण, ग्रेड पे, मेडिकल अवकाश और पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना जैसी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष डॉक्टर आलोक शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा 100 दिनों में समस्याओं के समाधान का वादा किया गया था, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। लोग ने ज्ञापन दिया है और 12 तारीख को पूरे जितने भी छत्तीसगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको हमने जाके ज्ञापन दिया है। चूंकि मोदी की गारंटी में हमको 100 दिन में हमारे जो संविदा कर्मचारी भाई हैं एनएचएम के, उनका समस्याओं का निवारण करने के लिए उसमें वादा किया गया था। इसी को याद दिलाने के लिए हम लोग पूरे विधायक और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनके पास गए थे। अभी उसके बाद हम लोग लगातार 7 दिन तक काली पट्टी लगा के पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। आपकी प्रमुख मांगे क्या है? हमारी प्रमुख मांगे 10 सूत्री मांगे हैं, जिसमें कि पहली है कि हम लोग को काम करते लगातार 20 साल हो चुका है और 20 साल छोटा वो नहीं होता, समय नहीं होता। और इसमें हम लोग को स्वास्थ्य विभाग में हमारा संविलियन किया जाए। ग्रेड पे हमको नहीं मिला है, दूसरे राज्यों में ग्रेड पे, अनुकंपा नियुक्ति, बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं मिल चुकी है। तो ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं। अगर नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्मचारी संघ की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें से प्रमुख ग्रेड पे का मांग और 27% वेतन जो कि लंबित है बहुत समय से। और हमारे जो संघ है उसकी प्रमुख मांग HR की कमी भी है, जिसकी भर्ती भी रुकी हुई है, उसके लिए भी है। और इसके तहत आपने देखा है कि पूरे प्रदेश में हमने जितने भी बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा है। और इस बार की सबसे बड़ी बात यह है कि हर जिले के हर विधायक को जनप्रतिनिधियों ने हमसे लेटर लिखा है। और कितने लोग हैं? कुल 16,000 लोग हैं और वो लगभग सभी लोग। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।